नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको एक BMW 3 सीरीज की कंप्लीट बायर्स गाइड दिखाने वाला हूं। अगर आप भी F30 लेना चाहते हो इस जनरेशन की, जो कि 2011 से लेके 2019 तक आई थी, इसके अंदर इसका माइनर फेसलिफ्ट आया था 2014 में। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको इसकी हर एक प्रॉब्लम बताने वाला हूँ अगर आप इस गाड़ी को खरीदने की सोच रहे हो तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सभी भाइयों को हैप्पी न्यू ईयर। आज है 5 जनवरी 2025। तो मैं एक सीरीज चालू कर रहा हूँ जो कि हर फ्राइडे शाम को 7 बजे आएगी। इसके अंदर हम एक गाड़ी का कंप्लीट बायर्स गाइड देखेंगे कि उसके अंदर क्या प्रॉब्लम आ सकती है और आपको खरीदनी चाहिए या नहीं। मैंने ऑलरेडी 2 वीडियो बनाई हुई है, हाउ टू बाय अ BMW इन इंडिया, जिसके ऊपर आप लोगों ने बहुत ज्यादा प्यार दिखाया था। एक और बनाई हुई है हाउ टू बाय अ Audi A8। तो ये 2 ऑलरेडी बनाई हुई है, बट आपके बहुत ज्यादा कमेंट्स आ रहे थे इस बारे में डिफरेंट गाड़ियों को लेके, तो इसलिए मैं इस सीरीज को चालू कर रहा हूँ। अगर आपने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबाना ताकि आपको सबसे पहले अपडेट आ जाए। तो सबसे पहले जो मोस्ट कॉमन मेरे को रिक्वेस्ट आई थी, जो कि है BMW 3 सीरीज F30 जनरेशन, इसके बारे में आज की वीडियो के अंदर हम इन डेप्थ बात करेंगे। इस BMW 3 सीरीज ने E90 जनरेशन को रिप्लेस किया था और ये एक मॉडर्न लुक था BMW का, जिसके अंदर आपकी F10 थी, F30 थी, F01 थी, 3 सीरीज, 5 सीरीज, 7 सीरीज। आज की वीडियो के अंदर हम दोनों पेट्रोल और डीजल के बारे में बात करेंगे और इसका जो सबसे कॉमन वेरिएंट जो हमारे इंडियन मार्केट में बिका है वो होता है 320D और 320i। इसके अंदर लग्जरी लाइन, प्रेस्टीज लाइन, काफी सारे ऑप्शन आते हैं, M स्पोर्ट। ओवरऑल जो इंजन रहता है वो 320D के अंदर ये वाला रहता है, जिसको हम N47 बोलते हैं। जो प्री LCI वाले मॉडल थे उसके अंदर N47 था और जो LCI वाले मॉडल थे उसके अंदर N47 का ही थोड़ा अपग्रेडेड वेरिएंट था, जिसके अंदर आप ट्विन पावर टर्बो मिलता है। तो सबसे पहले इसकी आउटर लुक पे आ जाते हैं। तो ये थोड़ा मॉडर्न डिजाइन था E90 से अगर हम कंपेयर करें तो। सो ये लगभग गाड़ी में एल्यूमिनियम होता है, मतलब दरवाजे एल्यूमिनियम के होते हैं, बोनट एल्यूमिनियम का होता है। तो इसके ऊपर कहीं पर भी आपको रस्ट इश्यूज देखने को नहीं मिलते यूजुअली, क्योंकि जो फ्रेम है वो भी एल्यूमिनियम है और नीचे से कहीं पे एज सच रस्ट की कोई दिक्कत नहीं आती। इवन जो आपके कंट्रोल आर्म है, सस्पेंशन के जो पार्ट है, वो भी एल्यूमिनियम के हैं। ये कॉमन थीम हमारे BMW के इस जनरेशन में, तो आपको रस्ट की तरफ से ज्यादा दिक्कत नहीं आती। अगर हम एक्सटीरियर से बात करें तो सबसे ज्यादा कॉमन जो इस गाड़ी के अंदर दिक्कत आती है वो आती है फ्रंट की हेडलाइट पर। प्री LCI वाली गाड़ियों के अंदर क्या है कि मॉइस्चर घुसने लगता है इस टाइम पर, क्योंकि उनकी जो सील है वो पुरानी हो गई होती है। इस गाड़ी के अंदर जीनोन हेडलैम्प्स होते थे, क्योंकि इन गाड़ियों की एज ऑलमोस्ट 15 साल हो गई है अगर आप 2011 से देखो तो इनका जो HID का बल्ब है, जो कि ऐसा कुछ दिखता है D1S, वो खराब होने लगता है। दूसरा, अगर आपकी हेडलाइट के अंदर मॉइस्चर आ रहा है जब आप गाड़ी को वॉश करवाते हो सकता है वो मॉइस्चर थोड़ी देर के बाद चला जाए, बट अगर ऐसा हो रहा है तो आपका जो इनर पार्ट है या इनर वायरिंग है हेडलाइट की, वो खराब हो सकती है और शॉर्ट हो सकती है, ऐसे कुछ। इसकी वजह से आपकी DRL नहीं चलेंगी। DRL का जब ऐसे मॉड्यूल डैमेज होता है और वायरिंग भी साथ में डैमेज हो जाती है, उसके बाद आपको इस गाड़ी के अंदर DRL नहीं मिलेंगी। अगर आप इस हेडलाइट को रिप्लेस करते हो तो ही आपको DRL मिलती है। ऑल्दो आजकल इसके आफ्टर मार्केट ऑप्शन 20-25 हजार के अंदर आपको एक हेडलाइट देखने को मिलती है, बट जो आप वो हेडलाइट लेते हो बिल्कुल ही ब्लैंक आती है। मतलब उसके अंदर आपको HID भी ट्रांसफर करनी पड़ेगी, DRL का मॉड्यूल भी नया लगाना पड़ेगा, इंडिकेटर भी इसमें लगाना पड़ेगा। तो पुरानी हेडलाइट के जो पार्ट्स हैं वो स्वैप होते हैं। तो ये एक मेन रीजन हो सकता है प्री LCI वाली गाड़ियों पर। इसमें अगर HID का बल्ब खराब हो रहा है सिंपल, तो वो बल्ब होता है यूजुअली 5,000 के आसपास। अगर आप इसका DRL मॉड्यूल खरीदते हो तो वो 7-8 हजार 10 हजार तक का मिल सकता है। बट अगर जो LCI वाली हेडलाइट्स के बारे में बात करूं, इन हेडलाइट्स के बारे में जिसके अंदर की LED हेडलाइट्स लिखा होता है, तो इसके अंदर आपको हेडलाइट के अंदर जो मॉड्यूल मिलते हैं या DRL के ब्लास्टर मिलते हैं वो बहुत डिफरेंट होते हैं और बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। अगर आपके नॉन LCI वाली हेडलाइट का जो DRL मॉड्यूल है वो 10 हजार का आता है, तो इस वाली हेडलाइट का वो 30 हजार तक का आ सकता है। और ये ब्लास्टर में कोई कंपनी वाली बात नहीं कर रहा हूँ, ये सारे ही आफ्टर मार्केट होते हैं, चाइनीज भी हो सकते हैं इसके अंदर, जर्मन ब्रांड भी हो सकते हैं। तो हेडलाइट के ऊपर काफी ज्यादा ध्यान रखना। अगर आप गाड़ी लेने जा रहे हो और हेडलाइट नहीं चल रही, तो काफी लोगों को लगता हो सकता है बल्ब खराब हो या फिर कुछ और होगा तो हम ठीक करवा लेंगे। बट अगर आपकी गाड़ी के DRL नहीं चल रहे हैं तो मोस्ट केस में क्या होता है कि इसकी जो वायरिंग है वो खराब हो चुकी है और आपको हेडलाइट फिजिकली रिप्लेस करनी पड़ेगी। अगर एक साइड की हेडलाइट खराब है तो आउटर शेल 20-25 हजार का मिलेगा, 10 हजार DRL मॉड्यूल के मान लो, 5-6 हजार रुपए HID बल्ब के मान लो, हो सकता है इंडिकेटर भी खराब हो गया हो तो 7-8 हजार उसके मान लो। ऐसे करते करते 40-50 हजार एक हेडलाइट पर जा सकते हैं, और जिसके अंदर की वो ओरिजिनल भी नहीं है। तो इसका आपको ध्यान रखना है। F30 का प्रोडक्शन 2011 अक्टूबर में स्टार्ट हो गया था, बट जो आप गाड़ी ज्यादातर रजिस्टर्ड देखोगे वो 11 या 12 के अंदर ही आपको देखने को मिलेंगी। तो 2012 से लेके जो 2015 तक की गाड़ियां हैं वो प्री LCI हैं
LCI इंजन है 2015 से 2019 तक। F30 का जो प्रोडक्शन है वो 2011 अक्टूबर में स्टार्ट हो गया था और यूजुअली जो गाड़ियां रजिस्टर्ड हुई है वो 2011 के एंड दिसंबर में भी हुई है और 2012 में भी हुई है स्टार्ट। तो जो LCI वाली फॉग लैंप्स हैं वो कुछ ऐसी दिखती हैं और उसके अंदर कोई बल्ब नहीं होता, उसके अंदर आपको LED बिल्ट इन मिलती है। मतलब अगर ये खराब होता है तो आपको इसको पूरे को रिप्लेस करना पड़ेगा। प्री LCI वाला जो फॉग लैंप है विद बल्ब इंक्लूडेड वो आपको 10 से 12,000 रुपए का आ सकता है, बट जो LCI वाले फॉग लैंप है उसके अंदर क्योंकि LED है तो ये आपको इजीली 20,000 तक का चार्ज कर सकते हैं फॉर अ पेयर। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। रियर की टेल लाइट इतनी ज्यादा खराब नहीं होती है, बट जो इसका ट्रंक होता है उसके अंदर वायरिंग होती है, जो इसकी बीच वाली टेल लाइट होती है वहां तक कई बार क्या होता है वो वायर खराब हो जाती है या फिर टूट जाती है, जो कनेक्शन नहीं बना पाती। फिर तो हो सकता है आपको लगे कि आपकी जो टेल लाइट है वो खराब हो गई है, बट वो एक वायरिंग इशू भी हो सकता है। क्योंकि ये गाड़ी 15 साल पुरानी हो चुकी है तो इंडिया के अंदर जितनी हीट होती है उसके हिसाब से जो फ्रंट का विंडशील्ड की सिलिकॉन होती है या ग्लू होती है वो भी खराब हो सकती है और वहां से पानी आपके गाड़ी के अंदर आ सकता है। पीछे वाली यूजुअली इतनी खराब नहीं हो रही, बट फ्रंट ग्लास की जो ग्लू वो ज्यादा खराब हो रही है। उसके बाद चलते हैं इसके मेन पार्ट पर जो कि है इसका इंजन। इसके अंदर जैसे मैंने पहले बताया इसके जो प्री LCI वाले इंजन है 2011 से 2014 तक, उसके अंदर आपको N47 इंजन देखने को मिलता है ऐसा, जिसके अंदर की आपको एक सिंगल टर्बो सेटअप मिलता है और ये थोड़ा स्लगिश हो सकता है अगर आपने इस 6 सिलेंडर इंजन यूज किए इस BMW के पहले। बट हमारे इंडिया के अंदर जो 3 सीरीज है या 330 है वो बहुत कम है। मैंने खुद आज तक सिर्फ एक 330 देखी है 2012 मॉडल या F30 जनरेशन जो मैं बता रहा हूँ। तो मेजोरिटी अगर आप ढूंढ रहे हो तो आपको 320D मिलेगी ऐसे इंजन वाली। इस इंजन के अंदर टाइमिंग चेन के बहुत ज्यादा इश्यूज होते हैं क्योंकि ये जो इंजन है वो एवरेज बहुत अच्छी देता है। अगर आप हाईवे पे चला रहे हो तो 18 to 20 एवरेज भी मैंने निकाल रखी है इस इंजन के साथ। अगर आप भगाओगे तो ऑब्वियसली वो कम हो जाएगी, बट अगर आप एवरेज निकालना चाहते हो तो 18 से 20 की इजीली हाईवे पर माइलेज दे सकती है ये गाड़ी। क्योंकि ज्यादातर लोग इसकी माइलेज निकालने के चक्करों में इसको बहुत ही आराम से चलाते हैं। उससे क्या होता है कि जो डीजल इंजन है वो गम्ड अप हो जाता है, जैसे कि EGR, मैनिफोल्ड, DPF, इस सब के इश्यूज आने लगते हैं। और इस गाड़ी के जो सबसे कॉमन ऑयल लीक है वो है वेल्व कवर गैस्केट्स, इंजेक्टर गैस्केट्स, ऑयल कूलर गैस्केट और फ्रंट एंड गैस्केट्स। रियर मेन सील और जो फ्रंट की गैस्केट होती है यहाँ पर वो भी लीक कर सकती है। तो इसकी टाइमिंग चेन आपको कैसे पता चलेगी कि ठीक है या नहीं? क्योंकि इसकी टाइमिंग चेन पीछे की साइड होती है इंजन के अंदर, तो आप उसको फिजिकली नहीं देख सकते हो अनलेस अनटिल आप इंजन को बाहर निकाल लो, और रिप्लेस करने के लिए भी इंजन को बाहर निकालना पड़ता है। तो अगर टाइमिंग चेन कभी चेंज नहीं हुई है तो ये आपको करवानी पड़ेगी डेफिनेटली। आप प्रीवियस ओनर से पूछ सकते हो कि इसके अंदर क्या प्रॉब्लम्स आई हैं। अगर वो कहता है कि इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आई है और मैंने कभी टाइमिंग चेन चेंज नहीं करवाई है, तो 9 out of 10 केसेस के अंदर आपको इसकी टाइमिंग चेन चेंज करवानी पड़ेगी, नहीं तो वो टूट सकती है। उसकी वजह से फिर आपका इंजन खराब हो जाएगा और दूसरा इंजन आपको रिप्लेस करना पड़ेगा। इंजन को रीबिल्ड करना है इसमें कोई ज्यादा सेंस नहीं बनता क्योंकि इसके अंदर बहुत ज्यादा खर्चा हो जाता है। इतने का ही आपको दूसरा इंजन मिल जाएगा। टाइमिंग चेन को कैसे पता लगाएं कि ठीक है या नहीं? जब आप गाड़ी को बिल्कुल कोल्ड स्टार्ट कर रहे होगे, स्टार्ट करने के बाद एक ऐसी टाइप की आवाज आ सकती है, इसका मतलब होता है कि टाइमिंग चेन रैटल कर रही है और वो स्ट्रेच हो चुकी है, उसको चेंज करना पड़ेगा। अगर आपको बिना इंजन निकाले इसकी टाइमिंग चेन देखनी है तो आपको वेल्व कवर रिमूव करने पड़ेंगे। वेल्व कवर रिमूव करने के बाद आप यहाँ पर पीछे देख सकते हो इसकी टाइमिंग चेन और यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हो कि ये ठीक है या नहीं। तो अगर गाड़ी 15 साल पुरानी है और इसकी टाइमिंग चेन कभी चेंज नहीं हुई है और लाख के आसपास गाड़ी दिखा रही है अभी मीटर में, तो मतलब ये है कि एक टिकिंग टाइम बॉम्ब है। आप इसको चला सकते हो बट कब इसकी टाइमिंग चेन स्नैप हो जाए आप नहीं बता सकते। टाइमिंग चेन के साथ साथ इसकी टाइमिंग चेन की गाइड भी खराब हो सकती है क्योंकि ये प्लास्टिक का पार्ट होता है और 15 साल के बाद या लाख किलोमीटर के बाद उसके ऊपर भी वेयर एंड टेयर आने लगता है और फिर वो प्लास्टिक के पार्ट टूट कर हमारे नीचे इंजन में गिर जाते हैं। तो अगर टाइमिंग चेन की गाइड टूटेगी, टाइमिंग चेन ऑब्वियसली मिसअलाइन हो जाएगी और टाइमिंग ऊपर नीचे होने की वजह से आपका इंजन खराब हो जाएगा। पिस्टन और वेल्व्स आपस में टकरा जाएंगे टाइमिंग खराब होने की वजह से और फिर आपको इस इंजन को बाय बाय करना पड़ेगा। ऐसा ना हो, सबसे पहले आपको ओनर से बात करनी है कि चेंज हुआ है या नहीं। अगर उनको आइडिया नहीं है तो एक मैकेनिक को दिखा सकते हो, आप वेल्व कवर रिमूव करके चेक कर सकते हो टाइमिंग चेन। बट सबसे पहले ये गाड़ी लेते ही टाइमिंग चेन का काम जरूर करवाना है अगर आपको गाड़ी लंबी रखनी है। तो इस गाड़ी के इंजेक्टर इतने रिलायबल हैं
हैं कि उनको रिप्लेस करने की आपको यूजुअली जरूरत नहीं पड़ती। आप हर 30,000 किलोमीटर पे इसका फ्यूल फिल्टर चेंज करो, अच्छे क्वालिटी का डीजल यूज करो, तो ये डीजल के इंजेक्टर खराब नहीं होते इजीली। N47 की जो फ्यूल रेल है जो कि ऐसी कुछ दिखती है, ये खराब हो सकती है, बट इंजेक्टर इसके खराब नहीं होते यूजुअली। दूसरी जो मेन चीज खराब हो सकती है इस इंजन के अंदर, जो कि आपको स्ट्रैंडेड छोड़ सकती है आप कहीं पर बाहर हो, तो वो है इसकी क्रैंक की पुली। वो ऐसी कुछ दिखती है। BMW के अंदर आपको यूजुअली इस टाइप की क्रैंक पुली देखने को मिलेगी, जिसके अंदर बीच में रबर का पार्ट होता है। तो विद टाइम जैसे हमको पता है कि रबर के पार्ट डिग्रेड हो जाते हैं, तो 15 साल के बाद ये पुली इजीली खराब हो जाती है। तो ऐसा होगा कि जब आप गाड़ी को ड्राइव कर रहे होगे, बिना कोई साइन से आपकी गाड़ी के अंदर सारे लाइट आ जाएंगी या सारे एरर कोड्स आ जाएंगे, तो आपको लगेगा कि ये हुआ क्या, गाड़ी ठीक चल रही है, कोई आवाज भी नहीं आएगी। तो होता क्या है, जो क्रैंक की पुली है ऐसे टूट के गिर जाती है, उसकी वजह से जो फैन बेल्ट है वो उतर जाएगी और जो एसेसरीज है जैसे वाटर पंप, ऑल्टरनेटर, ये काम नहीं करेंगे और आपकी गाड़ी हीट भी हो सकती है। अगर गाड़ी ज्यादा हीट होगी तो आपका इंजन भी सीज हो सकता है। तो इसको रिप्लेस करना चाहिए आपको विद ओरिजिनल पार्ट्स। कॉन्टिनेंटल एक OEM सप्लायर है जो कि हमारे क्रैंक के पुली बनाता है। ऐसा कुछ दिखता है कॉन्टिनेंटल का क्रैंक पुली। इसको रिप्लेस करना बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होता। इसके अंदर 4 बोल्ट दिए होते हैं, उसको रिमूव करके आप इसकी क्रैंक पुली को रिप्लेस कर सकते हो। अगर आपको देखना है क्रैंक पुली को कैसे रिप्लेस करते हैं तो मैं यहाँ पर एक वीडियो लिंक कर देता हूँ। हाई माइलेज कार्स के अंदर वाटर पंप का भी इशू आ सकता है, तो अगर आपकी गाड़ी लाख किलोमीटर से ज्यादा चल रही है तो आपको वाटर पंप को भी चेक करवाना चाहिए। उसके बाद फैन बेल्ट तो बहुत कॉमन है, जब आप गाड़ी को देख रहे हो तो फैन बेल्ट ऊपर से दिख जाएगी, क्योंकि 4 सिलेंडर इंजन के अंदर बहुत ज्यादा जगह होती है, तो इजीली आपको फैन बेल्ट दिख जाती है। अगर उसके अंदर क्रैक है तो वो रिप्लेस कर दो, तो 5-6 हजार की चीज है, ज्यादा महंगा नहीं होता ये पार्ट। इसके अलावा कूलेंट लीक के इश्यूज हो सकते हैं। यहाँ पर कूलेंट एल्बो आपकी लीक कर सकती है, या फिर जो कूलेंट की कैप होती है वो भी लीक कर सकती है। क्या होता है कि अगर आप ज्यादा कूलेंट यूज करते हो पुरानी गाड़ियों में, तो क्या होगा, जो कैप है उसके नीचे 2 रबर की सील होती है और वहां पर एक प्लास्टिक का पार्ट होता है। वो प्लास्टिक का पार्ट टूट के हमारे कूलेंट एक्सपेंशन टैंक के अंदर गिर जाता है, जिसकी वजह से कि जो कूलेंट है वो हमारे कैप के थ्रू बाहर निकल सकता है। ज्यादा प्रेशर होने की वजह से कूलेंट एक्सपेंशन टैंक की जो कैप है वो चलती गाड़ी में प्रेशर में टूट के बाहर भी निकल सकती है। तो इसके अंदर आपको इसकी कूलेंट एक्सपेंशन टैंक पूरा बदलने की जरूरत नहीं होती है, कैप आपको मिल जाती है। इस कूलेंट टैंक की कैप पर आपको 110 लिखा मिलेगा या 130 लिखा मिलेगा। ये 4 सिलेंडर और 6 सिलेंडर की कैप्स डिफरेंट होती हैं, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। EGR सबसे ज्यादा कॉमन दिक्कत है इस गाड़ी के अंदर, जिसकी वजह से आपको ड्राइव ट्रेन का एरर आएगा। ड्राइव ट्रेन के एरर क्यों आते हैं और किस लिए आते हैं और इसको कैसे ठीक कर सकते हैं, इसके बारे में भी मैंने एक कंप्लीट वीडियो बनाई हुई है, जो कि मैं यहाँ पर लिंक कर दूंगा, आप उसको जाके देख सकते हो अगर आपकी गाड़ी में भी ड्राइव ट्रेन का एरर आ रहा है तो EGR कई बार क्या होता है, स्ट्रक हो जाता है आइदर इन ओपन पोजीशन और इन क्लोज्ड पोजीशन। इससे क्या होता है कि EGR की जो गैसेज हैं वो या तो बिल्कुल क्लोज हो जाती हैं, जो कि हमारे मैनिफोल्ड से फिर घूम नहीं पाती, और हमारा इंजन ऐसे स्टार्ट होकर और फिर थोड़ी देर के बाद, क्योंकि वो जो गैसेज हैं वो आगे सर्कुलेट नहीं हो पा रही क्योंकि EGR वाल्व क्लोज है, तो आपका इंजन फिर बाद में बंद हो जाएगा। देखने से ऐसा लगता है कि गाड़ी के अंदर बहुत ही मेजर दिक्कत हो गई है कोई, बट सिर्फ EGR वाल्व के क्लोज पोजीशन पर स्टक होने की वजह से आपको ऐसा देखने को मिलता है। टेम्परेरी यूज के अंदर अगर आप कहीं बाहर हो तो आप एक तरीका यूज कर सकते हो, बट वो एक शॉर्ट टर्म यूज है। अगर आप कहीं पर बाहर हो तो इस EGR पर एक एक्सेस पोर्ट होता है ऐसा, इसको आपको रिमूव करना है। सबसे पहले रिमूव करने के लिए आप कोई भी फ्लैट हेड या फिर ऐसा कोई पिक टूल यूज कर सकते हो। एक्सेस पैनल को रिमूव करने के बाद यहाँ पर आपको एक ऐसी वाल्व मिलेगी। सबसे पहले क्या करो, इसको साफ कर लो आइदर विद कार्ब क्लीनर, और कार्ब क्लीनर नहीं है आपके पास तो आप पेट्रोल यहाँ पर डालकर उसको एयर आउट कर सकते हो। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, सेंटर के अंदर या तो WD-40 यूज कर सकते हो या इंजन ऑयल या ट्रांसमिशन ऑयल, किसी भी टाइप का ऑयल यूज कर सकते हो थोड़ा बहुत, और उसके बाद इस वाल्व को फिजिकली एंगेज करना होता है अप एंड डाउन। ऐसे करने के बाद क्या होता है कि आप अपनी डेस्टिनेशन तक यूजुअली पहुंच जाते हो, बट 9 आउट ऑफ 10 जो EGR ऐसे दिक्कत करते हैं उसके बाद उनको रिप्लेस करना पड़ता है। आपको EGR मेलफंक्शन का एरर भी आएगा और इसकी वजह से चेक इंजन लाइट भी आ सकती है और ड्राइव ट्रेन का एरर भी आएगा। EGR कूलर इतने ज्यादा खराब नहीं होते, इनको सिर्फ साफ करके आप वापस लगा सकते हो। डी कार्बन का प्रोसेस है वो हर 50,000 पर करना चाहिए आपको, जिसके अंदर की DPF, मैनिफोल्ड, EGR ये तीनों बाहर निकालकर क्लीन करने पड़ते हैं। EGR के साथ साथ जुड़ा होता है इसका मैनिफोल्ड, और मैनिफोल्ड पर एक मैनिफोल्ड की एक्चुएटर मोटर लगी होती है, वो भी खराब हो जाती है। उसकी वजह से क्या है, जो स्वर्ल फ्लैप्स काम नहीं करेंगे और जो मैनिफोल्ड के अंदर एयर है वो भी रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी। अगर मैनिफोल्ड के ऊपर जो स्वर्ल फ्लैप्स हैं वो क्लोज हैं तो आपके इंजन पे एयर नहीं आएगी और आप इंजन को स्टार्ट नहीं कर पाओगे इन मोस्ट केसेस। अगर स्टार्ट हो जाएगा तो बहुत रफ आइडल होगा। ये एक्चुएटर मोटर ज्यादातर इसलिए खराब होती है क्योंकि जो स्वर्ल फ्लैप्स हैं वो बहुत ज्यादा कार्बनाइज्ड होते हैं या उसके अंदर बहुत ज्यादा कार्बन होता है। तो मैनिफोल्ड को भी आपको रिमूव करके क्लीन करना चाहिए। अगर ऐसा कोई आपको फॉल्ट दिख रहा है मैनिफोल्ड का तो इस एक्चुएटर मोटर को रिप्लेस करना पड़ता है। एक्चुएटर मोटर अगर आप कंपनी से लोगे तो 28,000 रुपए की है, बाहर लोगे तो भी 15-16 हजार रुपए तक की आपको मोटर मिलती है। मैनिफोल्ड के साथ साथ जो मैनिफोल्ड के स्वर्ल फ्लैप्स होती है, 4 सिलेंडर
सिलेंडर इंजन के अंदर इसके अंदर गैस्केट इनबिल्ट होती है। तो अगर आपका मैनिफोल्ड लीक कर रहा है एयर, तो आपको मैनिफोल्ड गैस्केट और स्वर्ल फ्लैप्स एक साथ आते हैं ऐसे, इनको चेंज करना पड़ता है। ये आपको 8,000 तक के मिल सकते हैं और कंपनी के अंदर 22,000 के आई थिंक। उसके बाद हमारी बारी आती है DPF पर। तो हम सबको पता होगा डीजल पार्टिकुलेट फिल्टर क्या होता है। क्योंकि ये BS4 वाली गाड़ियां, तो इसके अंदर रीजन आपके हाईवे पर ही होता है, कोई इसके अंदर एड ब्लू नहीं डलता। तो उसकी वजह से अगर गाड़ी सिटी में ज्यादा चलती है या फिर आप हाईवे पे उसको बिल्कुल पुश नहीं करते हो, तो डीजल का जो फिल्टर है वो क्लॉग हो जाता है। तो इसको भी आपको बाहर निकाल के साफ करना पड़ता है। इसको रिप्लेस करना बहुत एक्सपेंसिव हो सकता है, 45-50,000 फॉर अ सेकेंड हैंड यूनिट इजीली लोग चार्ज कर लेते हैं। क्योंकि DPF के अंदर थोड़े प्रेशियस मेटल्स होते हैं, तो इसलिए ये महंगा बिकता है। उसके बाद जो इंजन के अंदर और दिक्कत आ सकती है वो हो सकती है आपकी स्टीयरिंग रैक पर। क्योंकि इस गाड़ी के अंदर जो स्टीयरिंग रैक है वो इलेक्ट्रॉनिक होता है और स्टीयरिंग रैक के पास ही हमारा स्टार्टर मोटर लगा होता है। ये दोनों ही हमारे पानी की वजह से खराब हो सकते हैं, क्योंकि ये लोएस्ट पॉइंट होता है हमारी गाड़ी का। तो आप थोड़े से पडल से भी अगर गाड़ी को निकालते हो, तो सबसे पहले जिसके ऊपर पानी लगेगा वो इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग है और दूसरा आपका इलेक्ट्रिक स्टार्टर मोटर है। ये दोनों ही पानी की वजह से खराब हो सकते हैं। तो स्टार्टर मोटर तो आपको 25,000 तक की मिल सकती है दूसरी, बट जो स्टीयरिंग रैक है वो नया तो आप 6-7 लाख का मानो कंपनी के अंदर। 2019 के अंदर F10 का और इसका लगभग सेम है। तो F10 का 7.5 लाख या 8 लाख रुपए का था, तो अभी भी 5-6 लाख का तो होगा ही। अगर स्टीयरिंग रैक के अंदर पानी जाता है तो सेकंड हैंड यूनिट भी आपको 1.5 लाख रुपए तक के मिल सकते हैं और इसके बाद इसको 15-20 हजार या 10,000 कोडिंग के भी देने पड़ सकते हैं आपको, क्योंकि दूसरा स्टीयरिंग रैक आप लगा भी दोगे तो वो काम नहीं करेगा। स्टीयरिंग रैक के ऊपर एक बेल्ट होती है, एक मोटर होती है और एक इस टाइप का हमारा कंट्रोल यूनिट होती है, जो कि खराब हो जाती है पानी लगने की वजह से। तो इस गाड़ी को पानी के अंदर तो बिल्कुल मत ड्राइव करना आप। तो इंजन के अंदर बेसिकली मेन यही चीजें खराब होती हैं जो मैंने आपको अभी बताई है। और भी चीजें खराब हो सकती हैं, बट जो मेन चीजें खराब होने वाली होती है वो मैंने आपको बता दी है। और ये जो प्रॉब्लम्स मैंने बताई हैं दोनों नॉन LCI और LCI के अंदर आती हैं। LCI के अंदर जो टर्बो असेंबली है वो भी जल्दी खराब हो सकती है, बट जो नॉन LCI वाली गाड़ियां हैं 2011 से लेकर 2014 तक, उनके टर्बो जल्दी खराब नहीं होते। तो 2012 से जो 15 तक गाड़ियां आई हैं पेट्रोल के अंदर, उसके अंदर N20 इंजन है जो कि स्ट्रेट 4 सिलेंडर है और इनको प्री LCI बोलते हैं। LCI इंजन है 2015 से 2019 तक। इसके अंदर B48 इंजन आता है जो कि स्ट्रेट 4 सिलेंडर है विद टर्बोचार्ज्ड। तो BMW का जो प्री LCI वाले इंजन है पेट्रोल के अंदर N20, उसके अंदर भी टाइमिंग चेन का इशू रहता है। तो N20 एक इंटरफेरेंस इंजन है, मतलब जब टाइमिंग चेन टूटेगी तो पिस्टन और वेल्व आपस में टकरा जाएंगे और इंजन फेलियर हो जाएगा। इस गाड़ी के अंदर आपको फ्यूल इंजेक्टर की दिक्कत मिल सकती है, टर्बो वेस्ट गेट की दिक्कत मिल सकती है, इलेक्ट्रिक वाटर पंप की दिक्कत हो सकती है, ऑयल लीक मिल सकती है आपको वेल्व कवर से, ऑयल कूलर से, इसमें भी। बट जो सबसे ज्यादा कॉमन प्रॉब्लम है, क्योंकि ये डीजल इंजन नहीं है तो EGR की ज्यादा इसके अंदर दिक्कत नहीं होती, EGR मैनिफोल्ड DPF की ज्यादातर कोई दिक्कत नहीं होती। इसमें जो सबसे ज्यादा कॉमन दिक्कत है वो आपको टाइमिंग चेन की मिलती है, क्योंकि इस गाड़ी के अंदर जो टाइमिंग चेन है वो बहुत जल्दी वेयर आउट हो रही है और बहुत जल्दी स्ट्रेच हो रही है। अगर आप एक कम चली हुई 320i भी लेते हो, इसका मतलब ये नहीं है कि उसके टाइमिंग चेन आपको रिप्लेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर वो 10-12 साल पुरानी हो चुकी है टाइमिंग चेन, और क्योंकि वो गाड़ी बहुत कम चली हुई है तो उसका ऑयल इंटरवल भी कम होगा। मतलब अगर वो साल में 1,000, 2,000, 5,000 चल रही है तो ऑब्वियसली काफी लोग क्या करते हैं, उसका ऑयल चेंज नहीं करते। और मेन कारण होता है टाइमिंग चेन के स्ट्रेच होने का या फिर वो खराब होने का। वो टाइम एक फैक्टर जरूर हो सकता है, बट इरेगुलर ऑयल चेंजेस भी होते हैं। इस इंजन के अंदर आपको टाइमिंग चेन का सबसे ज्यादा प्रॉब्लम रहने वाला है अगर आप एक पेट्रोल 320i लेते हो तो। LCI इंजन जो इस गाड़ी के अंदर आते हैं, जैसे मैंने पहले बताया, वो होता है B48। ये B48 इंजन बहुत रिलायबल है N20 से कंपेयर करें तो। इसके अंदर टाइमिंग चेन की प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है कहीं हद तक। अगर आप एक LCI 3 सीरीज ले रहे हो तो टाइमिंग चेन की इसके अंदर इतनी दिक्कत नहीं आ सकती। हाउएवर टाइमिंग चेन की गाइड की दिक्कत आ सकती है इसके अंदर ज्यादा एज होने पर, और उसके लिए आपको सुबह गाड़ी को जब स्टार्ट करोगे तो रेटल सुनना है। अगर बहुत ज्यादा आवाज आ रही है तो इसका मतलब टाइमिंग चेन चेंज करनी पड़ेगी। उसके अलावा इस गाड़ी के अंदर नॉर्मल ऑयल लीक हो सकती है, बट कोई ज्यादा मेजर दिक्कत नहीं आती। अगर आप एक पेट्रोल वाली 3 सीरीज लेना चाहते हो 320i, तो आई वुड रिकमेंड LCI वाले मॉडल लो 2015 से 2019 तक। इसके अंदर जो ज्यादातर दिक्कत थी जो N20 के अंदर है वो ठीक कर दी थी, और ये इंजन काफी रिलायबल है उससे। इंजन के बाद आ जाते हैं हम सस्पेंशन पर। अगर आपकी गाड़ी लाख किलोमीटर तक चली और आज तक सस्पेंशन का काम नहीं हुआ है तो सस्पेंशन का काम में बहुत ज्यादा खर्चा आ सकता है। तो सस्पेंशन के अंदर आपको नीचे 2 कंट्रोल आर्म मिलते हैं, एक अपर कंट्रोल आर्म मिलता है, एक लिंक रॉड मिलती है, एक स्टीयरिंग टाई एंड मिलती है, और ऊपर आपका एक शॉकर स्प्रिंग होता है। इस गाड़ी के अंदर एयर सस्पेंशन नहीं आता, सिर्फ नॉर्मल सस्पेंशन आता है, हाइड्रोलिक सस्पेंशन विद स्प्रिंग्स। तो अगर मैं ब्रेक डाउन करूं शॉकर से लेके हमारे जो स्टीयरिंग टाई एंड तक,
तो अगर आप एक शॉकर देखने जाते हो, इसका ओरिजिनल जो आप अभी निकालोगे उसी कंपनी का अगर आप शॉकर लगाते हो तो अराउंड 24 या 25,000 का वो शॉकर मिलेगा। अपर माउंट 6,000 रुपए तक के मिल सकते हैं, जो कि आप जब शॉकर रिमूव कर रहे हो रिप्लेस कर रहे हो उसको साथ चेंज करना चाहिए। उसके बाद लिंक रोड हो सकती है 6-7 हजार रुपए की। मैं यहाँ पर आपको ओरिजिनल लैम्फोर्डर के पार्ट्स बता रहा हूँ जिसके ऊपर BMW का लोगो नहीं होगा, बट जैसे आप कंट्रोल आर्म निकालोगे वैसे ही कंट्रोल आर्म इसके अंदर वापस लगाएंगे या वैसे ही पार्ट्स इसके अंदर वापस लगाएंगे। लैम्फोर्डर एक ब्रांड होती है जो कि इसका सप्लायर है BMW का। इसके अंदर BMW का अगर आप लोगो लगा दोगे तो डबल प्राइस हो जाएगा। तो नीचे का जो कंट्रोल आर्म का सेट है वो यूजुअली 40 to 45,000 का है, मतलब 11-12 हजार रुपए का है। अगर आप ये सेम कंट्रोल आर्म सिर्फ BMW के लोगो के साथ लोगे तो इसका प्राइस डबल हो जाएगा, बट ये सेम मैन्युफैक्चरर है जो BMW के पार्ट्स बनाता है। तो कंट्रोल आर्म के 45 हो गए। अपर कंट्रोल आर्म 25,000 तक का आ सकता है पेयर। और उसके बाद जो स्टीयरिंग के हमारे टाई एंड है, अगर कंप्लीट सेटअप लेते हैं इनर एंड आउटर तो 15,000 के आसपास पड़ते हैं हमको। तो आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो 1 लाख रुपए से ज्यादा आपका बिल। तो अगर आपको एक अच्छी राइड चाहिए पुरानी गाड़ी के अंदर तो ये सब आपको करवाना पड़ेगा। मैं हमेशा रेकमेंड करूंगा आप ओरिजिनल पार्ट से रिप्लेस करो, क्योंकि बहुत टाइम तक लास्ट कर सकते हैं। चाइनीज पार्ट्स इन गाड़ियों के अंदर चलते नहीं क्योंकि इसके अंदर वेट ज्यादा होता है। तो अगर आप 50,000 का भी सारा काम करवा लेते हो, अगर कोई चाइनीज पार्ट्स लगाते हो इसके अंदर, तो 1-2 साल के अंदर खराब हो जाएगा। ओरिजिनल पार्ट एटलीस्ट आपका 4-5 साल तक काम कर सकता है अगर आप गाड़ी को अच्छे से यूज करो तो। आप अगर इंडियन कार्स रख रहे हो या नॉर्मल कार रखी है आपने पहले, तो क्या होता है कंट्रोल आर्म पूरा चेंज करने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ इसके बॉल जॉइंट और बुश चेंज कर सकते हैं हम। इस गाड़ी के अंदर भी आप बुश चेंज कर सकते हो, बट जो बॉल जॉइंट है वो चेंज नहीं होता। बुश भी बहुत महंगे आते हैं। अगर मैं आपको अपर कंट्रोल आर्म के बुश बताऊं, सिर्फ 4 बुश अपर कंट्रोल आर्म के, वो 2200 रुपए का एक बुश है। तो आप उस चीज से अंदाजा लगा लो कि सिर्फ जो एक बुश है वो इतना महंगा क्यों मिलता है इस गाड़ी का, क्योंकि इनके अंदर जो बुशिंग आती है वो ऑयल फिल्ड होती है, नॉर्मल बुश नहीं होते वो रबर के पार्ट, इसीलिए वो बुशिंग महंगी मिलती है। अगर आप लैम्फोर्डर के ओरिजिनल बुश लेते हो तो एक पार्ट 2200 रुपए का हो सकता है एक बुश। नॉर्मल गाड़ियों के अंदर 2-3 हजार की तो बुश किट आ जाती है सारी गाड़ी के लिए। फ्रंट सस्पेंशन का मैंने लगभग आपको बता दिया है। हाँ, इसके अंदर स्वे बार के जो बुश हैं वो रह गए हैं, वो आपको 5-6 हजार तक के मिल सकते हैं फेबी जैसी कंपनी के। फेबी बिल्स्टीन भी एक अच्छा ब्रांड है आफ्टर मार्केट के अंदर BMW के लिए। रियर के अंदर आपको कंट्रोल आर्म ज्यादा देखने को नहीं मिलते, खराब होते हैं। जो रियर कंट्रोल आर्म की बुश किट आती है जो पीछे काम आ जाती है। रियर के अंदर सबसे ज्यादा जो कॉमन है वो होते हैं शॉकर और इसके अपर माउंट। पीछे के शॉकर भी 22 से 25 हजार के आते हैं और अपर माउंट वही 5-6 हजार तक के आते हैं। ये सारा सेम है आपके LCI के अंदर भी, बट LCI में कुछ मॉडल के अंदर जो फ्रंट शॉकर हैं वो इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल्ड आ गए थे, ऐसे कुछ दिखते हैं वो शॉकर अराउंड आपको 40 या 45,000 के मिलेंगे। जो नॉर्मल शॉकर होते हैं जिसके ऊपर कनेक्शन नहीं होता, यूजुअली अगर आप गाड़ी के अंदर देख रहे हो आपको कंफर्ट प्लस या स्पोर्ट प्लस का ऑप्शन मिल रहा है, तो उस गाड़ी के अंदर आपको हाइड्रोलिक शॉकर मिलते हैं विद सेंसर, जो हार्डन या सॉफ्ट हो जाते हैं हमारे इनपुट की वजह से। वो शॉकर आपको महंगे मिलते हैं, ये आपको 5 सीरीज में, 3 सीरीज में, 7 सीरीज में मिलते हैं LCI मॉडल्स में। सो ये आपको यूजुअली 40-45 हजार तक के मिल सकते हैं और सारे कंपोनेंट सेम है। उसके बाद हम रियर के अंदर आए तो डिग्गी के अंदर जो सबसे ज्यादा कॉमन प्रॉब्लम होता है वो होते हैं इसके डिग्गी के शॉकर्स। अगर आप अपनी डिग्गी को ओपन करते हो और वो ऐसे स्लैम होकर दोबारा बंद हो जाती है या फिर वो झटके से उठ रही है, दैट मीन्स कि इसकी जो डिग्गी के शॉकर हैं वो चेंज करने पड़ेंगे, वो खराब हो चुके हैं। ये शॉकर आपको 8 से 10 हजार रुपए के मिलेंगे। उसके बाद सनरूफ के अंदर ज्यादा कोई दिक्कत नहीं आती, बट इसकी सनरूफ लीक कर सकती है। तो सनरूफ की ड्रेन ब्लॉक होने की वजह से जो पानी है वो इंटीरियर के अंदर आने लगता है, हमारे इंटीरियर को खराब कर देता है। तो मेक श्योर कि आप अपनी सनरूफ को महीने के अंदर एक बार अच्छे से साफ करो। सनरूफ को कैसे साफ करते हो उसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, तो यहाँ पर वो आप देख सकते हो। उसके बाद इंटीरियर के अंदर आए तो इंटीरियर के अंदर जो जो चीजें खराब हो जाती है वो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले जो डोर हैंडल की सिचुएशन है वो अगर आप BMW कभी भी ऑन करिए आपने तो पता होगा कि डोर हैंडल ऐसे स्टिकी हो जाते हैं कुछ टाइम के बाद। आपको ये हर कॉर्नर पर मिलेगा, इवन कि विंडो स्विचेस के अंदर आपको ये मटेरियल यूज देखने को मिलेगा। कुछ साल पहले तक इसके लिए कोई सॉल्यूशन नहीं था, मतलब आपको कंपनी से लेने पड़ते थे ये पार्ट्स, बट आफ्टर मार्केट के अंदर आजकल जो इसके पार्ट है वो मिल जाते हैं। ऐसे कुछ दिखता है कंप्लीट सेट, जिसके अंदर आपका ड्राइवर साइड का और जितने भी दरवाजे उन सब का रिप्लेसमेंट पैनल मिल जाएगा हमको। और अगर आप पुरानी गाड़ी ले रहे हो और ये कभी चेंज नहीं हुआ है, इसको चेंज करना आपको सबसे पहले जरूरी है, क्योंकि आपके हाथ गंदे होते रहेंगे नहीं तो। ये पूरा सेट आपको 10 हजार के आसपास का पड़ सकता है, डिपेंड करता है आप किस टाइप की क्वालिटी लेते हो। इसके अंदर बहुत सारे चाइनीज
पार्ट्स हैं, बट थोड़े गुड क्वालिटी के जो पार्ट्स हैं जो लास्ट करते हैं वो 10,000 तक के आते हैं सेट। इसके अलावा जो AC बटन है वो भी खराब मिलते हैं इन गाड़ियों में, तो ये बटन भी आजकल हम दोबारा रिप्लेस कर सकते हैं, ऐसे कुछ दिखता है कंप्लीट सेट। उसके अलावा AC वेंट हो गए या फिर हमारी एश ट्रे हो गई या कप होल्डर हो गए, ये भी चीजें खराब हो जाती है विद टाइम और इसको भी आप रिप्लेस कर सकते हो। इंटीरियर के अंदर म्यूजिक वाइज इस गाड़ी के अंदर एक दिक्कत आ सकती है, रियर के अंदर अगर आपकी डिग्गी के अंदर पानी जाता है जो कि सील की वजह से हो सकता है या मिसलाइन की वजह से हो सकता है, तो उसके बाद जो रियर में एम्प होता है इसका वो खराब हो जाएगा और आपको गाड़ी के अंदर कहीं पर भी आवाज नहीं आएगी, ना ही आप म्यूजिक सुन सकते हो, ना ही पार्किंग सेंसर काम करेंगे। ऐसा कुछ दिखता है F30 का एम्प, और ये एम्प आप इजीली रिप्लेस तो कर सकते हो, बट इस एम्प के लिए आपको कम से कम 20-25 हजार देने पड़ेंगे फॉर अ सेकंड हैंड पार्ट। कंपनी के अंदर ये एम्प 65 या 70,000 का है। आई वुड रिकमेंड, अगर आपका एम्प खराब हो रहा है तो आप कोई सेकंड हैंड पार्ट इसके अंदर लगा दो। इसके अलावा आपकी स्क्रीन खराब हो सकती है और आई ड्राइव फिजिकली खराब हो सकता है। क्या है, जर्मन इंजीनियर्स ने बहुत दिमाग लगा के हमारा आई ड्राइव बनाया है, उस आई ड्राइव के जस्ट आगे हमारे 2 कप होल्डर बना दिए हैं, क्योंकि कप होल्डर की जगह ऐसी है तो जब आप कोई लिक्विड यहाँ पर रखते हो, पानी, कॉफी या कुछ भी, तो वो इजीली स्पिल हो सकता है इस आई ड्राइव पर। ये आई ड्राइव फिर खराब हो जाता है। ये आई ड्राइव को फिर आपको रिप्लेस करना पड़ता है और ये आई ड्राइव भी बहुत महंगा आता है। अगर आप ये आई ड्राइव पुराने जनरेशन का देखोगे तो वो पुराने जनरेशन का महंगा है नए जनरेशन से। अगर आपका जो आई ड्राइव वो इस टाइप के कनेक्टर का है जिसके अंदर बहुत सारे पिन है, 12 पिन है आई गेस, तो ये आपको 20,000 तक का देखने को मिल सकता है। बट अगर आपके पास छोटा कनेक्टर है इसी स्टाइल के अंदर तो ये आपको 10-12 हजार तक का मिल सकता है। बट सिर्फ लिक्विड डैमेज की वजह से ये आई ड्राइव खराब होता है, पुरानी होने की वजह से, या फिर जो पिक्सल्स हैं इसके वो खराब हो सकते हैं स्क्रीन के, और स्क्रीन डेड हो सकती है। स्क्रीन को रिप्लेस करना बहुत ज्यादा कोई मुश्किल काम नहीं है, 10-15 हजार का आपको सेकंड हैंड यूनिट मिल जाता है। उसके बाद इसके AC यूनिट पर आते हैं तो इस गाड़ी का AC सबसे ज्यादा खराब हो रहा है। इस गाड़ी के अंदर जो AC है वो डेंसो कंपनी का है, AC कंप्रेसर डेंसो का है, और बेहर की हमारी कूलिंग यूनिट है, और जो कंडेंसर है वो भी बेहर कंपनी का है। क्योंकि इस कंप्रेसर के अंदर एक कंप्रेसर स्विच होता है या एक सेंसर होता है जो कि बताता है कि कब कंप्रेसर को ऑन करना है। वो सेंसर फेल हो जाता है इन मोस्ट केसेस, और उसके बाद हम इसको चलाते रहते हैं कि AC कभी चल रहा है कभी रुक रहा है। ऐसे चलाने पर जो कंप्रेसर है वो खराब हो जाता है। फिर इस खराब कंप्रेसर से जो लाइन अटैच्ड होती है जो कूलिंग कॉइल तक जा रही है और कंडेंसर तक जा रही है, ये क्लॉग हो जाती है विद ब्लैक रेजिड्यू। ये ब्लैक रेजिड्यू अगर आपकी गाड़ी के अंदर आ रहा है तो दैट मीन्स कि आपको कूलिंग कॉइल, कंप्रेसर, कंडेंसर तीनों को रिप्लेस करना पड़ेगा। जब आप गाड़ी देखने जाओ सबसे पहले इंजन ओपन करने के बाद आप इसको इजीली चेक कर सकते हो। AC की लाइन होती है ऐसी, उसके ऊपर एक कैप होती है, कैप को आप रिमूव करोगे और इसको विद स्क्रू ड्राइवर या फिर कोई भी पेंसिल किसी के साथ भी आप इसको प्रेस करोगे। मेक श्योर कि आप अपना मुंह साइड पर करो ताकि आपके मुंह पर ना आ जाए गैस। अगर ऐसा दबाने पर आपका हाथ इतना काला हो रहा है तो दैट मीन्स कि इसका जो कंप्रेसर, कंडेंसर, कूलिंग कॉइल तीनों चीज खराब हो गई हैं। आप कंप्रेसर चेंज करोगे 1-2 महीने के बाद वो कंप्रेसर भी खराब हो जाएगा। अगर कूलिंग कॉइल डालोगे और चीजें साफ करोगे तो कंडेंसर के अंदर भी ब्लैकनेस रह गई है। वो फिर सारे सिस्टम में एक लूप होता है, मतलब कंप्रेसर, कंडेंसर, कूलिंग कॉइल ये एक साथ कनेक्टेड होते हैं। एक भी पार्ट के अंदर रेजिड्यू रहेगा तो ये सारों को खराब कर देगा। ऐसे में आपको इसका कंप्रेसर, कंडेंसर, कूलिंग कॉइल चेंज करना पड़ेगा और इसकी लाइंस को साफ करना पड़ेगा। ये सारे पार्ट अराउंड 75,000 के पड़ सकते हैं ओरिजिनल पार्ट्स, और अगर आप कंपनी से कराते हो तो 2 लाख रुपए तक का AC का सिस्टम हो सकता है पूरा। मेरे एक दोस्त ने AC को वारंटी में चेंज किया था कंपनी से, सो 2,20,000 रुपए का उसका बिल आया था। अगर आपने कभी भी एक लग्जरी कार यूज नहीं करी है तो जो इसके टायर होते हैं वो भी 20-30 हजार किलोमीटर या 35 हजार किलोमीटर तक लास्ट करते हैं, उसके बाद उनको चेंज करना पड़ता है। अगर आप सोच रहे हो कि आपने स्कॉर्पियो रखी है पहले वाली और 90,000 या 80,000 किलोमीटर तक फर्स्ट टायर चल गए थे, तो इस गाड़ी के अंदर आपको अगर ज्यादा ड्राइव करते हो तो साल के अंदर 2 बार टायर तो चेंज करवाने पड़ेंगे। अगर कंपनी के 17 इंच के ऐसे अलॉय व्हील आए हुए हैं तो इसके अंदर जो टायर साइज है उसको 12-13 हजार में आप एक सिंगल टायर ले सकते हो। 50-1 हजार के आपको चारों टायर मिल जाएंगे। बट 18 या 19 इंच हैं तो वो थोड़े महंगे होते हैं ऑब्वियसली। कंपनी में 17 या 18 मैक्सिमम आया है, 19 के लिए आपको ऑप्ट करना पड़ता था। तो अगर प्रीवियस ओनर ने बाहर से लगवाए हैं या फिर लगे हुए हैं पहले 19 इंच तो उसके अंदर साइज होगा 245, 45, 19, कम से कम 17-18 हजार का एक टायर आता है अच्छी क्वालिटी का। सो आपको इस टाइप के भी कॉस्ट को कंसिडर करना पड़ेगा। इस गाड़ी के अंदर जो बैटरी है वो सिंपल नहीं डलती है ऑब्वियसली। अगर इतनी कॉम्प्लिकेटेड गाड़ी है तो बैटरी भी नॉर्मल नहीं होगी। अगर जो कंपनी वाली बैटरी आप इसके अंदर वर्टा की लगाना चाहते हो तो 35,000 की होती है। 35,000 रुपए बैटरी पे नहीं लगाना चाहते तो एमरॉन की 100 दिन सीरीज लगा सकते हो। ये एक्साइड के अंदर भी आती है। ये आपको 16,000 के आसपास बैटरी पड़ेगी और ये बैटरी आपके इजिली 3-4 साल निकाल सकती है। बट इसकी थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती है हमारी नॉर्मल बैटरी से। और थोड़ा बहुत वेयर एंड टेयर तो हर गाड़ी के अंदर ऊपर नीचे हो सकता है, बट जो मेन चीजें खराब हो सकती थी वो मैंने
आज की वीडियो के अंदर आपको बता दिया है। आप कौन सी गाड़ी के बारे में दूसरी वीडियो देखना चाहते हो मुझे नीचे कमेंट करके बताओ। अगर आपका कोई फ्रेंड 2011 से लेके 2018 की BMW 3 सीरीज लेने की सोच रहा है तो अपने भाई को ये वीडियो शेयर करो ताकि उनको भी पता चल सके कि इस गाड़ी के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। मैं एक BMW 2016 से यूज कर रहा हूँ, सो काफी साल हो गए मुझे यूज करते, ऑलमोस्ट 10 साल होने वाले हैं। इसके अंदर मैंने काफी सारी चीजें देखी। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो मेरे पुराने वीडियोस को चेकआउट करो। आई एम श्योर आपको कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर देखने को मिलेगी। तो चलो यार, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले हफ्ते फ्राइडे को शाम को 7 बजे, जहां पर मैं एक दूसरी गाड़ी की बायर्स गाइड लेके आऊंगा। आई होप इस वीडियो से आप कुछ सीख पाए हो। अगर वीडियो अच्छी लगी है, ऐसी और वीडियो देखना चाहते हो तो दैट बीमर गाय को फॉलो कर लो। इंस्टाग्राम पर हमारे 30,000 से ज्यादा फॉलोवर हो चुके हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। YouTube पर भी 16,000 ऑलमोस्ट होने वाले हैं। तो आप लोग ध्यान रखो अपना और अपनी गाड़ियों का, और मिलते हैं अगली वीडियो में।